जो फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन, मतलब प्रिंसिपल वाइज दोनों सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन में दोनों में पूछा सिमिलर चीज गई है। मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी एक चार्ज फ्लो हुआ है और फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी सेम ही चीज है, उसमें चार्ज फ्लो निकालना है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके अगर कंसेप्ट की बात करें कि फर्स्ट एंड फोर्थ में कौन सा कंसेप्ट लगेगा इन द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों में बेसिकली पूछा ये गया है कि मतलब सिचुएशन ये है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। सिचुएशन ये है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है और अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो करके गया हो। अब इसमें अगर हम ध्यान दें फर्स्ट क्वेश्चन में और जो फोर्थ क्वेश्चन है दोनों में, तो इसका कंसेप्ट पहले क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन फ्लक्स निकालते कैसे हैं। चेंज इन फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज फ्लो करेगा ये निकालने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा हमारा। जो एलआर सर्किट्स होते हैं, जितने भी एलआर सर्किट्स का डेरिवेशन जब स्टार्ट किया गया होगा, तो फॉर एनी एलआर सर्किट्स, मतलब एलआर सर्किट का मतलब ये मान के चल रहे हैं कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों प्रेजेंट है, जैसा कि फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि जो लूप है उसके अंदर एक सेल्फ इंडक्टेंस भी है और उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी है फोर्थ क्वेश्चन में। तो अगर किसी लूप में सेल्फ इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, दोनों चीजें हैं मान लीजिए, और उस इस कंडीशन में उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसमें चार्ज की क्वांटिटी बतानी है, तो जो एलआर सर्किट्स होंगे उसमें एल इंटू डी आई बाई डी टी, एल इंटू डी आई बाई डी टी ये ईएमएफ इंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर रेजिस्टेंस का वोल्टेज। अगर एल और आर दोनों अवेलेबल है तो एल डी आई बाई डी टी इंडक्टर का और आई इंटू आर ये पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस का, एंड दिस टोटल मस्ट बी द इंड्यूस ईएमएफ। इट मस्ट बी इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ, जो कि फैराडेज लॉ के हिसाब से माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ये हम एल आर सर्किट की बात कर रहे हैं। ये मैं जिस एल आर सर्किट की बात कर रहा हूँ वो बेसिकली इस टाइप का है, मतलब लूप में इंडक्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है, बट एक्सटर्नल बैटरी कोई नहीं है। मतलब एक इंडक्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, कोई फिजिकल बैटरी नहीं है इसमें, कोई भी फिजिकल बैटरी नहीं है। हाँ, इसके थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, इस लूप के थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है और उसके चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से एल और आर दोनों में करंट फ्लो करेगी। इसको उस वाले एलआर सर्किट से कंफ्यूज नहीं करना है जिसमें हमने ऑलरेडी एक चीज पढ़ी थी कि जो एलआर सर्किट हम लोगों ने पढ़ रखा है वो ये है। हम लोगों ने जो एलआर सर्किट पढ़ा है वो एल और आर, उसके साथ हम एक बैटरी लगाते थे वी। ये एक डिफरेंट आर्टिकल है, ये डिफरेंट आर्टिकल है। इसके अंदर करंट की ग्रोथ बताई जाती थी, ग्रोथ ऑफ करंट। ये आरसी सर्किट के सिमिलर था, इसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते थे। तो इसमें जो वोल्टेज है वो डीसी फॉर्म में लगाया गया है, मतलब एक एक्चुअल में कोई बैटरी लगाई गई है जिसकी वजह से करंट की ग्रोथ आती है। उसका एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वगैरह होता था, टाइम कांस्टेंट वो सब। तो सिचुएशन ये नहीं है हमारी। फोर्थ क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, बैटरी नहीं है कोई, और जो करंट का फ्लो है वो बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स है। तो ऐसे में इंडक्टर का वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस का वोल्टेज बराबर है, जितना इस सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ आएगा, जो कि फैराडेज लॉ के हिसाब से माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ये इसका कंसेप्ट है ना। इसको फर्दर जब आगे बढ़ेंगे इस पूरी इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंटायर इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई कर दें अगर, कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय द dt, तो ये हो जाएगा L इंटू डी आई प्लस आर आई इंटू डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव। पूरी इक्वेशन में अगर dt मल्टीप्लाई कर दें और इसके बाद पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, dt मल्टीप्लाई करके इस एंटायर इक्वेशन को इंटीग्रेट करें अगर, तो इस पूरे इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ डी आई, आर कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, एंड देन माइनस ऑफ डी फाइव इसका इंटीग्रल।
DI की लिमिट्स हम रखेंगे इनिशियल करंट से फाइनल करंट तक, इनिशियल करंट से फाइनल करंट। सिमिलरली फ्लक्स की लिमिट रखी जाएगी इनिशियल फ्लक्स से फाइनल फ्लक्स तक। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा L मल्टीप्लाइड बाय DI की लिमिट इनिशियल करंट से फाइनल करंट, दैट मीन्स चेंज ऑफ करंट प्लस R इंटीग्रेशन ऑफ I dt, चार्ज बन जाएगा बिकॉज करंट इज dq बाई dt, करंट को dq बाई dt कर सकते हैं। एंड जब इसको dq बाई dt करेंगे तो dt dt कैंसिल, यहाँ पर dq बचेगा, dq को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज मिल जाएगी इक्वल टू माइनस, एंड डी फाई इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन फ्लक्स आएगा। एंड सो यहाँ से हमारा जो मेन कंसेप्ट आएगा वो ये आएगा कि दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर आपको निकालनी है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू विच इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन फ्लक्स प्लस इंडक्टेंस इनटू चेंज इन करंट एंड दिस होल डिवाइडेड बाय आर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में हमको क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालनी होगी तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन फ्लक्स प्लस एल डी आई एल इंटू डेल्टा आई अपॉन रेजिस्टेंस। इसी का स्पेशल केस बन जाता है अगर सर्किट में इंडक्टेंस नहीं है, मान लीजिए सर्किट में इंडक्टेंस नहीं है, ये कहा जाता है कि नेग्लेक्ट द इंडक्टेंस, तो फिर ये सेकंड वाला टर्म जीरो मान लेंगे, देन उस केस में आंसर आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। स्पेशल केस में अगर इंडक्टेंस नहीं है तो। अब इस पर अगर हम पहले फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमको निकालना है कि वो एक स्क्वायर लूप दिया गया है और उसको टर्न किया गया है 180 डिग्री से। एक स्क्वायर लूप को 180 डिग्री टर्न करने के बाद पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ इसमें। तो ये तो रिजल्ट हो गया जिसके थ्रू हमको निकालना है, मतलब इस रिजल्ट से हमको आंसर लाना है। ना कैसे लाना है वो देखिए। क्वेश्चन 4 है कि 6? सॉरी सिक्स, सॉरी सिक्स क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स वाले क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि ऐसे एक लॉन्ग वायर है, आई नॉट करंट दिया गया उसमें लॉन्ग वायर का, और उसके साइड में एक स्क्वायर लूप रखा गया है। इसके साइड में ए साइड का स्क्वायर लूप रखा गया है, उसको बाद में रोटेट कर दिया गया है। उस स्क्वायर लूप को राइट वाली साइड के अबाउट, जो ये राइट वाली साइड है इसके अबाउट 180 डिग्री टर्न कर दिया गया है। सो इसको 180 डिग्री टर्न करने के बाद कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकालना है। इसको 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इसमें से कितना चार्ज पास हुआ, ये क्वेश्चन है हमारा। एंड ये डिस्टेंसेस वगैरह दी गई हैं क्वेश्चन में। तो बेसिकली हमको चार्ज फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें चाहिए, कितना फ्लक्स चेंज हुआ और कितना चेंज ऑफ करंट आ रहा है, एंड डिवाइडेड बाय आर। सो चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए पहले इनिशियल फ्लक्स निकालेंगे। इनिशियल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली बिकॉज ये लॉन्ग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए इसका एक डिफरेंशियल पार्ट चूज करोगे dx विड्थ का, वायर से x डिस्टेंस पे dx पार्ट का डिफरेंशियल विड्थ, एंड इसका फ्लक्स निकाल करके इंटीग्रेट करेंगे। सो dx पार्ट का फ्लक्स निकालने के लिए म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई x मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस लॉन्ग वायर इंटू डिफरेंशियल एरिया ए dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल लिमिट ये डिस्टेंस b माइनस ए एंड राइट साइड का डिस्टेंस b, ये हमारा इनिशियल फ्लक्स आ जाएगा। और इसी तरीके से जब फाइनल फ्लक्स निकालेंगे, मतलब जब लूप यहाँ पर आ चुका है, राइट वाली साइड के अबाउट 180 डिग्री जब वो रोटेट कर गया होगा, तो फाइनल वाले फ्लक्स में प्रोसेस यही रहेगा, सिर्फ ये लिमिट्स बदल जाएंगी। सिमिलर मेथड से हम फाइनल प्रोसेस भी निकालेंगे, फाइनल फ्लक्स निकालेंगे तो वो भी इसी तरीके से होगा, उसमें बस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अब लूप यहां से स्टार्ट करके यहां तक जा रहा है। सो इनिशियल पॉइंट ऑफ लूप b डिस्टेंस पे हो गया,
एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द लूप b प्लस a डिस्टेंस पे, और उसके इनसाइड यही चीज आएगी, मतलब ये सेम चीज इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी, बस लिमिट्स बदल करके फाइनल फ्लक्स निकाल सकते हैं। प्लस एक और बात ध्यान रखनी होती है कि जब लूप का प्लेन आपने चेंज किया है, लूप को 180 डिग्री के रोटेट किया गया है, तो ये प्रीवियस क्लास में भी बताया गया था कि अगर ये लूप है और इसको 180 डिग्री ऐसे टर्न करना है, तो फ्लक्स मैग्नीट्यूड के अलावा साइन में भी चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, बट साइन ऑफ फ्लक्स विल ऑल्सो चेंज। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, या पहले नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इसीलिए जब चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पर, तो चेंज इन फ्लक्स दोनों फ्लक्स के मॉडुलस ऐड करके आएंगे, फाइनल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड प्लस इनिशियल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड प्लस इनिशियल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, बिकॉज साइन चेंज हुआ है, तो साइन चेंज होने के बाद जब माइनस करोगे तो बेसिकली वो दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। उसके अलावा इन्होंने एक बात कही है कि द फ्रेम हैज बीन रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री एंड देन स्टॉप, मतलब 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इसको स्टॉप कर दिया गया, मतलब रोटेशन कंटिन्यू नहीं हुआ, 180 के बाद रोटेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे। तो जब 180 डिग्री रोटेट करने के बाद रोटेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे, वहीं पर रोक दिया उसको, तो रोकने पर फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा 180 डिग्री रोटेट करने के बाद, क्योंकि फर्दर इसको और आगे रोटेट नहीं किया जा रहा। दैट मीन्स कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा था वो चेंज स्टॉप हो गया, अब कोई चेंज नहीं होगा। सो उस मोमेंट पर करंट की वैल्यू, जब रोटेशन को स्टॉप कर दिया है, एट दैट मोमेंट करंट विल बी जीरो वैल्यू। जिस समय रोटेशन बंद कर दिया गया है वहां पर करंट की वैल्यू जीरो हो चुकी है। और जब हमने स्टार्ट किया था इसको, जब रोटेशन को स्टार्ट किया था, उस समय भी फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हुआ था। जिस समय इसका रोटेशन आप स्टार्ट कर रहे हो उस समय ऑलरेडी ये अपने मैक्सिमम फ्लक्स पर है। उसके बाद फर्दर फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मैक्सिमम फ्लक्स इसलिए है क्योंकि दोनों सेम प्लेन में है, दोनों के सेम प्लेन में होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में जाएंगे। लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और इस स्क्वायर लूप के नॉर्मल की जो डायरेक्शन है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ये सिचुएशन है मैक्सिमम फ्लक्स की है। और जब मैक्सिमम फ्लक्स होगा तो डी फाइव बाई डी टी, मैक्सिमम फ्लक्स मतलब डी फाइव बाई डी टी जीरो, मतलब उस मोमेंट पर ईएमएफ जीरो होगा, और जिस मोमेंट पर ईएमएफ जीरो होगा उस मोमेंट पर करंट भी जीरो होगी। सो इनिशियल करंट भी जीरो है एंड फाइनल करंट भी जीरो है। इन बिटवीन करंट आएगी, इन बिटवीन, इसका मतलब जब स्टार्ट करेंगे तो करंट जीरो से स्टार्ट होगा, अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा एंड वापस रिड्यूस करके जीरो हो गया। सो हमें सिर्फ डेल्टा आई चाहिए, एंड डेल्टा आई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्वल टू जीरो है। इनिशियल करंट जीरो है बिकॉज उस समय मैक्सिमम फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जीरो था, और फाइनल करंट जीरो है क्योंकि रोटेशन स्टॉप कर देने की वजह से अब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस वजह से डेल्टा आई की वैल्यू जीरो हो गई, एंड दैट्स व्हाई आंसर बन जाएगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो डेल्टा फाई अपॉन आर करेंगे। डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डेल्टा आई हर एक बार जीरो नहीं होगा। मतलब अगर यही लूप मैंने 90 डिग्री रोटेट किया होता तो डेल्टा आई की वैल्यू जीरो नहीं आती। तो इन जनरल चेंज ऑफ, इन जनरल अगर चार्ज निकालना है तो चेंज इन फ्लक्स प्लस एल इंटू डेल्टा आई अपॉन आर। स्पेशल केस है न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में डेल्टा आई की वैल्यू जीरो है एंड देयरफॉर आंसर विल बी चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। एक्चुअली सेकंड टर्म दो ही तरीके से जीरो हो सकता है, या तो सर्किट में इंडक्टेंस जीरो हो या फिर सर्किट में डेल्टा आई जीरो। और अगर किसी सर्किट में इंडक्टेंस और डेल्टा आई दोनों ही नॉन जीरो आ रहे हैं तो चार्ज का अमाउंट निकालने के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन लगाएंगे, डेल्टा फाई प्लस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आर, कंप्लीट एक्सप्रेशन। ना यही चीज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एक क्वाइल है जिसका रेडियस एन है, क्वाइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे हैं और रेडियस इसकी ए दे रखी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स एंड द रेडियस इज स्मॉल है।
और इसके सेंटर पर एक स्मॉल मैग्नेट है, सेंटर पर इसके स्मॉल मैग्नेट, मतलब यहां पर एक स्मॉल मैग्नेट रखा गया है। एट द सेंटर देयर इज a स्मॉल मैग्नेट कैपिटल M। और इन्होंने ये कहा है कि जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस R है, मतलब ये जो कॉइल दिया गया है इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R। निकालना है इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। और कंडीशन ये है कि जब इसको रिमूव किया गया है, मैग्नेट को जब रिमूव किया गया, तो इस लूप के अंदर, इस कॉइल के अंदर क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो हुआ है। मैग्नेट के रिमूव करने की वजह से इसमें क्यू चार्ज फ्लो हुआ है। इस कंडीशन के ऊपर मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इस सर्किट में कोई इंडक्टेंस नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, पहला चीज। एंड देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज चेंज इन द फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर, ये रिलेशन, क्योंकि सेकंड टर्म एल डेल्टा आई में एल जीरो हो गया, सो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाइव बाई आर, ये पहला हो गया हमारा। सो दैट मीन्स कि हमको डेल्टा फाइव निकालना है, डेल्टा फाइव निकालना है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्नेट पहले था और बाद में इस मैग्नेट को हटा दिया गया। इनिशियली मैग्नेट वाज देयर एंड फाइनली इट इज रिमूव्ड। तो फाइनली फ्लक्स जीरो हो गया बिकॉज मैग्नेट को रिमूव कर दिया गया है। ना हमें इनिशियल फ्लक्स निकालना है, इनिशियल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे देखिए, फॉर द इनिशियल फ्लक्स। अब इसमें एक चैलेंज ये है, इनिशियल फ्लक्स निकालने में एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैग्नेट है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो डिस्टेंस के साथ वेरिएबल होगी। मतलब ये जो कॉइल है इसके अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग आ रही होगी। बिकॉज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज विथ डिस्टेंस, यानी कि कॉइल एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सो फ्लक्स हमें एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है, ये हमारा चैलेंजिंग पार्ट है इसमें। मैग्नेट का फ्लक्स एक नॉन मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा, एंड वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब फ्लक्स निकालना होगा तो वो एक डिफरेंशियल मेथड वगैरह में जाना होगा। यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये हो सकता है, एक ऑल्टरनेट मेथड ये हो सकता है जिसमें एक स्टेटमेंट्स कई बार दिए गए थे कि जो ये स्मॉल मैग्नेट्स होते हैं, जितने भी स्मॉल मैग्नेट्स हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू द स्मॉल कॉइल्स और स्मॉल लूप। मैग्नेट और लूप को इक्विवेलेंट माना गया है। ये चीज कई बार डिस्कस हुई है कि अगर कोई स्मॉल लूप है और उस स्मॉल लूप में कुछ करंट फ्लो हो रही है मान लें, एंड उसका कुछ एरिया है कैपिटल ए, कैपिटल ए उस लूप का अगर एरिया है मान लें, तो ये भी एक बार डिस्कशन हुआ था कि अगर स्मॉल लूप है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसका एरिया ए है, तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप इज करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। अगर ए इसका एरिया है तो करंट इनटू एरिया इज मैग्नेटिक मोमेंट, एंड अ स्मॉल लूप बिहेव लाइक अ मैग्नेट। So when a small loop behave like magnet, similarly a magnet will also behave like a small loop. So जो मैग्नेट है उसको हटा करके एक इमेजिनरी लूप मान सकते हैं यहाँ, मतलब इन प्लेस ऑफ मैग्नेट ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा लूप रखा गया है और उस लूप में कुछ करंट है, उस लूप का कुछ एरिया है और इसकी वजह से फ्लक्स फाइंड आउट करना है। छोटे वाले लूप की वजह से बड़े वाले लूप का फ्लक्स निकालना है। ना ये चीज मैग्नेट वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के टाइम पर डिस्कस हुई थी कि जब हमें एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स निकालना होता है, बिकॉज ऑफ वन कॉइल फ्लक्स इन द अदर कॉइल, जब ये निकालना हो तो यहाँ पर एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बताई गई थी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये थी कि एक एक कॉइल में करंट फ्लो करने पर जितना फ्लक्स दूसरी कॉइल से जाएगा, एक कॉइल में करंट पास करने पर जितना फ्लक्स दूसरे कॉइल से पास होगा,
अगर हम सेम करंट दूसरी कॉइल में फ्लो करा दें, यही करंट अगर बाहर वाले कॉइल में फ्लो करा दें और फ्लक्स अंदर वाली कॉइल का निकाल दें, दोनों आंसर्स बराबर आएंगे। इनर कॉइल के करंट की वजह से जितना फ्लक्स आउटर कॉइल में बनेगा, सेम करंट अगर आउटर कॉइल में हो तो सेम फ्लक्स इनर कॉइल में जाएगा, कॉल्ड एज रेसिप्रोकल थ्योरम बिटवीन द टू कॉइल्स। कॉइल 1 की करंट से कॉइल 2 का फ्लक्स और कॉइल 2 की करंट से कॉइल 1 का फ्लक्स बराबर आएगा अगर आप सेम करंट यूज करें तो बेसिकली हमको निकालना ये है कि बाहर वाले लूप में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, बट वो डिफिकल्ट है। तो हम लोग रेसिप्रोकल थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सेम करंट बाहर वाले में फ्लो करा देते हैं, जो करंट अंदर वाले लूप में है उसकी जगह बाहर वाले लूप में करंट पास कराइए, एंड फ्लक्स अंदर वाले का कैलकुलेट करें। ये इजी इसलिए होगा क्योंकि ये स्मॉल लूप है, एंड स्मॉल लूप होगा तो इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं, एंड फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू बाहर वाले लूप में जब करंट पास होगी तो इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बाहर वाले कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्मॉल वाले लूप का फ्लक्स निकाल लेते हैं। स्मॉल वाले लूप का फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉल लूप, यानी कि कैपिटल ए। और आई इंटू ए, आई इंटू ए विच इज करंट इंटू द एरिया, यही चीज हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन की गई है और यही हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में यही चीज निकालने को बोला गया कि व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इसको अगर हम कैपिटल एम वेक्टर माने तो हमें कैपिटल एम मैग्नेटिक मूवमेंट ही निकालना है। सो अब आंसर आ जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में क्यू गिवन है, चेंज इन फ्लक्स जो इनिशियल निकाल रहे हैं वही चेंज इन फ्लक्स है बिकॉज फाइनल जीरो है। तो चेंज इन फ्लक्स इज म्यू नॉट एन इनटू दैट मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन ए 2a एंड डिवाइडेड बाय r। सो यहां से हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या मैग्नेटिक मोमेंट रहा होगा। पहले मैंने मैग्नेट को रिप्लेस करके वहां पर एक लूप बनाया, फिर मैंने रेसिप्रोकल थ्योरम लगाई कि छोटे लूप से बड़े लूप का फ्लक्स निकालना डिफिकल्ट है, बट बड़े लूप से छोटे वाले लूप का फ्लक्स निकालना इजी है, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में परमिटेड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इस बात को अलाउ करता है कि हम किसी भी कॉइल के करंट से किसी भी कॉइल का फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो रिवीजन है वो इस बात के ऊपर है कि चार्ज और फ्लक्स के चेंज में रिलेशन है, बट ये जनरल रिलेशन नहीं है। फिर से बोलो, ये रिलेशन जनरलाइज नहीं है। जनरलाइज रिलेशन में आगे एल डेल्टा आई भी है, इसमें एल जीरो था और सिक्स्थ क्वेश्चन में डेल्टा आई जीरो था, एंड दैट्स वाई रिलेशन डेल्टा पाई अपॉन आर बन रहा। तो एक ये कंसेप्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट पे आइए, जो आगे वाले कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन सबका सिमिलर कंसेप्ट है। 4, 5, सेकंड, 10th नंबर क्वेश्चन, 4, 5, सेकंड, 10th, 12th, ये 4-5 क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये क्या क्वेश्चन से पहले वो दिखाते हैं आपको, इनके क्या कंसेप्ट है। एक्चुअली जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एनर्जी को लेकर के कुछ बात की थी, पर्टिकुलरली अगर हम एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर रहे हैं। जब वो जेई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था जिसमें पूछा था कि हाउ मच वर्क इज डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ अगेंस्ट इंड्यूस ईएमएफ, जिसमें दो साइड बाय साइड सर्किट बनाए गए थे, L1 और L2 दिया गया था और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया। तो उस जेई एडवांस के क्वेश्चन का जब डिस्कशन हो रहा था तो उसमें एक रिजल्ट ये आया था, उसमें इस तरीके से एक रिजल्ट आया था कि अगर हमारे पास दो लूप है और उनमें करंट्स I1 एंड I2 है,
और इनके सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 L2 है और म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर M है, तो इसके एनर्जी का मतलब ये निकाला गया था कि जो बैटरी होगी वो इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में कितना वर्क करेगी, और बैटरी इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में कितना वर्क करेगी उसका रिजल्ट निकाला गया था। वर्क बाय बैटरी अगेंस्ट इंड्यूस ईएमएफ वाज हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर एंड प्लस कैपिटल M I1 I2। ये रिजल्ट प्रीवियस क्लास में डिराइव किया गया। मतलब इतना वर्क बैटरी को करना पड़ता है अगेंस्ट द ऑल काइंड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ और म्यूचुअल ईएमएफ सबके अगेंस्ट मिलाकर के इतना वर्क करते हैं बैटरी के थ्रू, वो बैटरी जिससे ये करंट्स I1 I2 आ रही है। ना इस और जो वर्क इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में किया गया है, ये मैथमेटिकली ये है, इतना वर्क इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में किया गया, यही वर्क जो वर्क इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में किया गया जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, द सेम वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसी वर्क को हम ये भी कह सकते हैं कि ये वर्क जो है ये एनर्जी है जो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड्स के फॉर्म में स्टोर की गई। इसी वर्क को एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए, या फिर इसी वर्क को वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस कह दीजिए, या इसी को एनर्जी ऑफ इंडक्टर्स कह दीजिए, सब एक ही बात है। एनर्जी ऑफ इंडक्टर्स, वर्क अगेंस्ट इंड्यूस ईएमएफ, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, सब सेम ही चीज है, सबका रिजल्ट यही है। इसमें जो हाफ L1 I1 स्क्वायर है, इसको हम कहेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ लूप 1, हाफ L2 L2 स्क्वायर सेल्फ एनर्जी ऑफ लूप 2, एंड ये इंटरैक्शन यानी कि म्यूचुअल एनर्जी। कुछ ऐसे ही चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हैं। पहले दो टर्म कहलाएंगे हमारे सेल्फ एनर्जी, सेकंड इज आल्सो सेल्फ एनर्जी। मतलब कि ये वर्क उसके खुद के इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में हुआ है, एंड लास्ट टर्म जो आ रहा है वो है इंटरैक्शन यानी म्यूचुअल एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी, जो एक दूसरे के मतलब क्वाइल 2 की वजह से क्वाइल 1 में जो ईएमएफ आया और क्वाइल 1 की वजह से क्वाइल 2 में जो ईएमएफ आया, उनके अगेंस्ट में ये वर्क हुआ है। नाउ इसी को अगर हम फ्लक्स के फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब सेम आंसर को फ्लक्स के फॉर्म में डालें, वर्क अगेंस्ट इंड्यूस ईएमएफ, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी ऑफ इंडक्टर्स, नाम कुछ भी दे दीजिए। इसी को फ्लक्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट इन द फ्लक्स फॉर्म। W इक्वल टू हाफ कॉमन कर दें, हाफ कॉमन ले लेते हैं, एंड इसको लिख सकते हैं I1 मल्टीप्लाइड बाय L1 I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय L2 I2 प्लस I1 मल्टीप्लाइड बाय MI2 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय MI1। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और अगर इंडक्टेंसेस की डेफिनेशंस याद करें, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसके बाद अगर हम याद करें कि इंडक्टेंस की क्या डेफिनेशंस है तो उसके हिसाब से लिखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस एंड करंट जब मल्टीप्लाई करते हैं L इंटू आई, ये फ्लक्स को ही इंडिकेट करता है। L1 I1 क्वाइल 1 का खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है, L1 I1 क्वाइल 1 के अपने करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स L1 I1, फ्लक्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेल्फ करंट, अपनी ही करंट के मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। और MI2, इसको भी ध्यान दीजिएगा,
L1 मल्टीप्लाइड बाय I1 इस कॉइल का फ्लक्स हो गया बाय द ओन मैग्नेटिक फील्ड, और जब म्यूचुअल इंडक्टेंस को दूसरे के करंट से मल्टीप्लाई करते Mi2, ये भी फ्लक्स को ही इंडिकेट कर रहा है। और ये दोनों ही फ्लक्स L1 I1 और Mi2 दोनों ही फ्लक्स अंदर वाली कॉइल के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि Mi2 अंदर वाली कॉइल का फ्लक्स सेकंड वाले लूप के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है, और L1 I1 अंदर वाली कॉइल का फ्लक्स इसके अपने करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। बेसिकली ये दोनों फ्लक्स अंदर वाले लूप के ही हैं, एंड सो इनको कंबाइंड करके नेट फ्लक्स लिख सकते हो कि अंदर वाली कॉइल का टोटल फ्लक्स कितना है, एंड उस हिसाब से ये आंसर बन जाएगा हाफ I1 कॉमन हो जाएगा, L1 I1 प्लस Mi2 बिकम्स कंप्लीट फ्लक्स, नेट फ्लक्स अंदर वाली कॉइल का, अंदर वाली कॉइल का टोटल फ्लक्स हो गया, प्लस सिमिलरली बाकी के जो दो टर्म्स L2 I2 और Mi1 ये डिफाइन कर रहे हैं बाहर वाली कॉइल के फ्लक्स को। L2 I2 बाहर वाली कॉइल के अपने मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, और Mi1 बाहर वाली कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1। तो इसको लिख सकते हैं I2 मल्टीप्लाइड बाय phi2। phi1 phi2 मींस नेट फ्लक्स की बात कर रहे हैं। phi1 phi2 मतलब कॉइल्स का टोटल फ्लक्स, खुद की मैग्नेटिक फील्ड का भी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का भी, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है खुद की और बाहर की मिला करके कंप्लीट फ्लक्स phi1 और कंप्लीट फ्लक्स phi2। तो ये भी हम बोल सकते हैं ये ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही है, ये इंडक्टेंस के फॉर्म में है, ये फ्लक्स के फॉर्म में है। तो एक आंसर तो इससे डायरेक्ट हो गया मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, मतलब ये थ्योरी हो गई आपकी कि एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी है और एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी है। एक्चुअली एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को तीन तरीके से लिखा जाता है। टोटल तीन तरीके हैं एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के, एक इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, सेकंड इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, और तीसरा होता है एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में। एक थर्ड मेथड भी है जिसमें हम एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं हाफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट है। सो कहने का मतलब है कि ये तीन अलग टाइप की एनर्जी नहीं है, तीनों है एनर्जी एक ही। तीन तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, एक ये मेथड है सॉल्व करने का, एक ये मेथड है सॉल्व करने का, और एक एनर्जी डेंसिटी का मेथड है, उसको भी करेंगे डिस्कस। तीन मेथड सॉल्व करने के हैं सेम एनर्जी को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अगर ध्यान देखें तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको इसमें कि n नंबर का टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो जब ये लिखा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, तो चाहे ये वाला कंसेप्ट लगाएं चाहे ये वाला कंसेप्ट लगाएं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में करंट गिवन है और मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, और इसमें एक ही कॉइल है, दूसरी कॉइल है भी नहीं। तो जब सिर्फ एक ही कॉइल होगी तो सिंपली हाफ आई इंटू फाइव कर देंगे। सिंगल कॉइल होगी तो हाफ, ये दो का है, दो कॉइल्स है तो ये सिंगल है तो हाफ आई इंटू फाइव, और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न भी दिए गए हैं तो उसमें एन और मल्टीप्लाई होगा। तो फोर्थ का आंसर तो डायरेक्टली इसी मेथड से आ जाएगा, हाफ फाइव इंटू आई और मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, उससे इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, पहले तो हम अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता दें। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये है कि ये एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स है, ये एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंसेस है, दोनों सेम ही रिजल्ट है। एम आई वन आई टू यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आई वन आई टू इंटरेक्शन एनर्जी है, हाफ एल आई स्क्वायर सेल्फ एनर्जी है। तो ये पहले तो हमारा थियोरेटिकल कंसेप्ट है।
तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, इसमें बात कर रहे हैं कि दो लूप हैं, उनके कॉमन सेंटर है, लेकिन उनके प्लेन्स आपस में थीटा एंगल पर है। दो सर्कुलर लूप है, सेंटर इज कॉमन, लेकिन जो प्लेन है वो आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं। मतलब एक सर्किल हम ऐसे मान लेते हैं जिसमें I1 करंट है, और जहां पर इसका सेंटर है वहीं पर एक और कॉइल बनानी है, लेकिन इस प्लेन से थीटा एंगल पर। सो फिगर में तो बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, आपको अपने माइंड में ये चीज रखनी पड़ेगी कि जो दूसरा वाला कॉइल बना रहे हैं, प्लेन ऑफ सेकंड कॉइल, थीटा एंगल बाहर की तरफ है, मतलब ये थीटा एंगल बाहर निकला होगा, अब वो डायग्राम में बना नहीं सकते। रेडियस के बारे में बात करी जाए तो रेडियस वगैरह दे रखा है इसमें, पहले हम सेम प्लेन वाला करके दिखाते हैं, अगर ये सेम प्लेन में होते तो कैसे करते हैं। अब इसमें इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी पूछी गई है, तो इंटरेक्शन एनर्जी इज म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय I1 I2। सो यानी एक तरीके से इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। बेसिकली इन दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक लूप्स निकालने का जो तरीका है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए आप छोटे वाले सर्किल से फ्लक्स कैलकुलेट कर दें। छोटे वाले सर्किल का फ्लक्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द आउटर कॉइल, बाहर वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से छोटी वाली कॉइल का फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ आउटसाइड, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाय 2b। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द आउटर, लेकिन फ्लक्स छोटे वाले का निकालना है, तो इंटू पाई ए स्क्वायर। और डेफिनेशन याद करिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय द करंट। सो I1 कैंसिल, यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी। एंड देन इंटरेक्शन एनर्जी इज MI1 I2। अब जो मेन क्वेश्चन है उसमें जिसका इसका प्लेन थीटा एंगल से चेंज है, तो उसमें ये जो फ्लक्स निकाल रहे हैं उसमें फर्दर कॉस थीटा भी लगा देंगे, बिकॉज फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो B मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा भी। तो ये सेम प्लेन में होंगे तो ये आंसर, और थीटा एंगल वाले प्लेन में है तो यहाँ पर कॉस थीटा ये लग जाएगा इसमें। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के इसका आंसर आ जाएगा। देन 7th नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, इसमें फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम बोल रहे हैं, चाहे तो इसका फॉर्मूला आप हाफ L1 I1 स्क्वायर, जनरलाइज फॉर्मूला हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस MI1 I2 कर दें, चाहे ये लिख लीजिए, चाहे इसकी जगह पर हाफ I1 Φ1 प्लस I2 Φ2 लिख दें, और चाहे इसकी जगह पर जो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड वो है B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। और अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ये फ्री स्पेस के हिसाब से है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर, अगर कोई मटेरियल होगा तो रिलेटिव परमिबिलिटी लगाएंगे, फ्री स्पेस है तो म्यू आर की वैल्यू 1। ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डीवी से मल्टीप्लाई करके एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे। तीनों एक ही चीज है, तरीके अलग अलग है, एक इंडक्टेंस के फॉर्म में, एक फ्लक्स के फॉर्म में, एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। 7th नंबर क्वेश्चन में
जो क्वेश्चन है आपके 7th नंबर का, उसमें 2 सिलेंडर्स हैं, अंदर एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है और बाहर एक हॉलो सिलेंडर है। तो 7th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि ए रेडियस का सॉलिड सिलेंडर और उसके बाहर बी रेडियस का हॉलो सिलेंडर। इनसाइड में सॉलिड सिलेंडर है, आउटसाइड में हॉलो सिलेंडर, और इसका इंडक्टेंस पूछ रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा इसका, इस सिस्टम की सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी। ऊपर एक वर्ड लिखा गया है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का मतलब ये होता है कि कोएक्सियल केबल मतलब कि इसमें से एक सिलेंडर ऐसा होगा जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो दूसरा सिलेंडर वो होगा जिसमें से सेम करंट रिटर्न कर रहा होगा। कोएक्सियल केबल मतलब दोनों में सेम करंट होगी अपोजिट डायरेक्शन में, सेम करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज मीनिंग ऑफ कोएक्सियल केबल। तो मैं पहले इसमें अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, और ये तीनों चीजें बराबर है इस क्वेश्चन में, बिकॉज ये लॉन्ग सिलेंडर्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमको इजी पड़ेगा एम्पियर लॉ के थ्रू। एम्पियर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि रिजल्ट्स ऑलरेडी याद हो। थ्रू एम्पियर लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालना इजी है, एंड सो ये एनर्जी निकालना आसान पड़ेगा। और क्योंकि इसी एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं, और इस एग्जाम्पल में कोई दूसरा कॉइल नहीं है, सिंगल कॉइल है ये, मतलब ये पूरा केबल एक ही है, तो जब कोई इसमें सेकंड केबल नहीं है तो L2 वाला टर्म जीरो हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ओनली हाफ Li स्क्वायर बचेगा, सिर्फ हाफ Li स्क्वायर। तो हमारा प्लान ये है कि हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसके थ्रू एनर्जी निकालेंगे और उसको कंपेयर कर देंगे हाफ Li स्क्वायर से। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड जब इसका निकालेंगे तो वो एम्पियर लॉ के आर्टिकल्स में निकाला भी गया है। एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इनसाइड अ सॉलिड सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो वो है म्यू नॉट इंटू आई इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 पाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये डेरिवेशन आप देख सकते हो, लॉन्ग सिलेंडर के मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन इन द चैप्टर एम्पियर्स लॉ। ये मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर के अंदर होगी, मतलब कि फॉर आर लेस देन ए होगी। और अगर ए और बी के बीच में निकालेंगे, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा बाय द एम्पियर लॉ, तो एम्पियर लॉ में क्या करते थे कि यहां पर एक इमेजिनरी लूप बनाते थे, यहां पर एक इमेजिनरी लूप बनाते थे, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल को म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज करते थे, जैसे गॉस लॉ लगाते थे। तो अगर ए और बी के बीच में निकालते हो आप बाय द एम्पियर लॉ, तो वो आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये बिटवीन ए एंड बी आएगा बाय द एम्पियर लॉ। तो यहाँ पर एम्पियर लॉ की वर्किंग नहीं दिखा रहा हूँ, वो वर्किंग आपको सेल्फ करनी है। और अगर बी के बियॉन्ड निकालते हो, आउटसाइड बी जाकर के, अगर यहाँ पर मुझे एम्पियर लॉ लगाना हो, सो बी के आउटसाइड अगर कोई भी लूप बनाओगे आप, बी के आउटसाइड कोई भी लूप बनाओगे, तो इनसाइड दैट लूप दो करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, नेट करंट जीरो हो जाएगी, एंड सो आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, आउटसाइड एम्पियर लॉ के हिसाब से जीरो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सो दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर के अंदर है और इस स्पेस में है। फॉर्मूला हमारे पास ये रखा हुआ है बी स्क्वायर वाला। सो अब हमें एनर्जी निकालनी है इसमें। नाउ डीवी की वैल्यू, सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री है, तो सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री में डीवी की वैल्यू, डीवी ज्योमेट्री के हिसाब से आएगा कि सिलिंड्रिकल है या स्फेरिकल है, जैसा भी होगा उसके हिसाब से होगा वो। तो बी निकाल चुके हैं, अब डीवी की बात कर रहे हैं। सिलेंडर के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल है,
एंड सो डीवी का फॉर्मूला 2πRL dr बन जाएगा। 2πRL dr। अब इसके बाद क्या करेंगे कि बी भी निकाल लिया, डीवी भी निकाल लिया, अब मुझे इंटीग्रेट करके एनर्जी निकालनी। तो नाउ इंटीग्रल, एक काम करते हैं, इसको B1 और B2 से डिनोट कर दें अगर, मैग्नेटिक फील्ड्स B1 B2 से। तो ये इंटीग्रल दो पार्ट्स में किया जाएगा। पहले पार्ट में B1² /2 μ0 × dV, ये वाला पार्ट जिसकी लिमिट्स 0 से a रखेंगे एंड dV की जगह ये वैल्यू। और इस इंटीग्रेशन में दूसरा पार्ट जो आएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी B2² /2 μ0 × dV, और इसकी लिमिट्स a से b के बीच में। जब ये एनर्जी सॉल्व कर लेंगे पूरी, मतलब जो आंसर इसका आएगा इंटीग्रेशन के बाद, जो भी इसका आंसर आएगा उसको ही कंपेयर कर देंगे ½LI² से। एंड सो यहां से हम इसका निकालेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस की क्या वैल्यू है। बेसिकली बात ये समझनी है कि हम फॉर्मूले तीन तीन जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन तीनों फॉर्मूले से निकाल आप एक ही एनर्जी को रहे, चाहे B² /2 μ0 × dV को इंटीग्रेट करके एनर्जी निकालिए, चाहे ½ LI² से निकालिए, और चाहे ½ I × फ्लक्स के थ्रू निकालो, तीनों रिप्रेजेंट सेम एनर्जी को ही कर रहे हैं। और ये तीनों ही वो एनर्जी है जो बैटरी ने की होगा करंट को एस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में। नाउ ये हो गया, और इसमें क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, पहले एक मिनट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 10th नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है कि भाई I1 और I2 करके दो लूप है, ये दो लूप दिए गए हैं जिसमें करंट्स I1 I2 फ्लो हो रही है, इनके बीच में सेपरेशन x है, और इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जो इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो x का फंक्शन है। वो हालांकि हम निकाल भी सकते हैं, इस टाइप की दो कॉइल्स के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला भी जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ आइडिया डिस्कस किया जा रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस x का फंक्शन आएगा। तो आइडिया सिर्फ इतना सा है कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस x के फॉर्म में निकाल लिया जाए तो इनके बीच की फोर्स कैसे निकालें, इन दोनों कॉइल्स के बीच कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। फोर्स में और एनर्जी में एक रिलेशन है, अगर हम एनर्जी निकाल सकते हैं तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, बिकॉज फोर्स और एनर्जी का आपस का रिलेशन वर्क एनर्जी पावर में दिया गया। एंड क्योंकि हमें फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स निकालना है, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमें चाहिए इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय I1 I2, ये इंटरेक्शन एनर्जी है। और एनर्जी से फोर्स निकालने के लिए d/dx ऑफ एनर्जी, याद करिए रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, F = -d/dx। माइनस प्लस तभी छोड़ दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है हम लोग। माइनस प्लस तो डायरेक्शंस की बताता है, डायरेक्शन तो हम वैसे भी देख लेंगे। जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो d/dx ऑफ एनर्जी, ये फोर्स आ जाएगा। डायरेक्शन तो हम उस कंसेप्ट से देखेंगे कि अगर ये सेम डायरेक्शन करंट्स है तो टू वायर्स having current in the same direction they attract each other, and two wires having opposite direction currents repel each other। तो ये सेम डायरेक्शन करंट्स है तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन करंट्स है तो रिपल्सन होगा। फोर्स ऐसे निकाल सकते हैं बिटवीन द टू कॉइल्स।
इसके बाद मूव करिए 19 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से एक बार वही चीज है। इस क्वेश्चन में एक स्फीयर दिया हुआ है, कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर दे रखा है, और इसके आउटसाइड, स्फीयर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको। इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। पूछा गया है कि टोटल एनर्जी बताएं, टोटल एनर्जी आउटसाइड द स्फीयर, टोटल एनर्जी आउटसाइड द स्फीयर निकालना है। तो नाउ एनर्जी इक्वल टू, अब इसमें क्योंकि डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको ऑलरेडी गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, तो कंसेप्ट ये लगाएंगे, इट इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट इंटू डीवी। लिमिट स्फीयर के आउटसाइड निकालनी है, तो स्फीयर के आउटसाइड की जो लिमिट्स होंगी वो आर से अप टू द इन्फिनिटी, एंड डीवी की वैल्यू, अब की बार स्फेरिकल ज्योमेट्री दी गई है, तो स्फेरिकल ज्योमेट्रीज में, फॉर स्फेरिकल ज्योमेट्रीज डीवी इज 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी आर। वो स्फीयर के वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डीवी की वैल्यू आ जाएगी, एंड सो यहां से इसका आंसर मिल जाएगा हमें। देन मूव कर रहे हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। तो कुल मिलाकर के एनर्जी वाला पूरा कंसेप्ट अब अपना स्ट्रांग हो गया है कि इसमें एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो तीन तीन ऑप्शंस हैं, तीन में से जो भी उस न्यूमेरिकल में जो डेटा है उसके हिसाब से सही बैठेगा। फ्लक्स दिया है तो फ्लक्स मेथड से निकालिए, इंडक्टेंस गिवन है तो इंडक्टेंस मेथड से, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है या फिर एम्पियर लॉ से निकाल सकते हैं, तो फिर इस मेथड से निकालें। 12th नंबर क्वेश्चन में इसमें इन्होंने कहा है कि एक प्लेन लूप है जिसमें करंट कैपिटल आई है, उसको रोटेट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में, और कंडीशन ये है कि इनिशियली नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल, मतलब कोई प्लेन लूप है, इसमें जो नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आर अगेंस्ट, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर यह भी स्पेसिफाई करा गया है कि जो नॉर्मल की डायरेक्शन देखी जाती है, एक और चीज बता रहे, नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, किसी भी लूप में नॉर्मल की जब डायरेक्शन देखने की बात आती है तो वो करंट के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। तो रूल ये है, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट हैंड फिंगर्स को, राइट हैंड फिंगर्स को करंट के अकॉर्डिंग क्लोज करना होता है, क्योंकि किसी भी लूप में नॉर्मल में दो साइड्स मिल सकती हैं, या तो नॉर्मल ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो कौन सा नॉर्मल चूज करना है वो डिपेंड करता है करंट किस तरफ चल रही है। करंट के हिसाब से अपने राइट हैंड फिंगर्स को जब बंद करेंगे तो थंब पॉइंट करता है नॉर्मल की डायरेक्शन में। अब इस क्वेल को रोटेट कर दिया गया है 180 डिग्री, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज पर द क्वेश्चन, इसको 180 डिग्री रोटेट करने के बाद नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया, विच मीन्स कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो नॉर्मल भी नीचे आ गया। एक तरीके से नॉर्मल के नीचे आने का मतलब ये हुआ कि करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। मतलब पहले ये केस था, अब ये केस। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि, इसमें ये पूछा जा, एरिया वगैरह दे रखा है क्वेश्चन में, एरिया गिवन है, फाइंड द वर्क ऑफ एम्पियर फोर्स।
वर्क ऑफ एम्पियर फोर्स। एम्पियर फोर्स मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रही है। एम्पियर फोर्स मतलब जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पे लगा रहा होगा। जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पे लगाएगा वो कितना वर्क कर रहा है ये पूछा जा रहा है। इसको हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था। एक कंसेप्ट हमारा कि अगर मुझे वर्क एम्पियर यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का निकालना है, दिस इज वर्क ऑफ एम्पियर फोर्सेस यानी कि मैग्नेटिक फोर्सेस इज करंट इनटू द चेंज इन फ्लक्स, आई इंटू चेंज इन फ्लक्स। ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पर। दैट एम्पियर फोर्स का वर्क निकालना है तो दिस इज आई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फाई। अभी जब डिस्कशन जो हम कर रहे थे वो वर्क बैटरी का हो रहा था। ये जो क्वेश्चन है ये है वर्क बाय द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क पूछ रहे हैं, करंट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन फ्लक्स। सो आई, अब चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए ध्यान दीजिए। इनिशियल फ्लक्स, इसमें साइन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनिशियल फ्लक्स, फ्लक्स इन ए जनरल बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा है। इन जनरल बी ए कॉस थीटा है, जिसमें थीटा को बोलते हैं कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो, और नॉर्मल की डायरेक्शन करंट के फ्लो पर डिपेंडेंट। सो इनिशियल फ्लक्स का जब साइन चेक करेंगे, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि इनिशियल फ्लक्स माइनस बी इंटू ए एंड फाइनल फ्लक्स प्लस टाइम्स बी ए, बिकॉज फाइनली नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन। आई इंटू डेल्टा फाई इज द वर्क डन। इससे अपना आंसर निकालिए। ये एक सेपरेट कंसेप्ट है। वर्क बाय एम्पियर फोर्स निकालने के लिए आई डेल्टा फाई का कंसेप्ट लगाओ, और वर्क बाय बैटरी निकालना था तो जो पीछे बताया गया है वो निकालिए। उसमें हाफ भी आ रहा था, इसमें हाफ नहीं है। फ्लक्स का साइन इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल की डायरेक्शन करंट के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। देन आ रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ लूप रोटेट हुआ है क्या? तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहते हैं। इसको एक बार दोबारा पढ़ के रिवाइज करिएगा। पूरा वर्क और एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी मैग्नेटिज्म के अंदर पूरा रिवाइज हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के थ्रू दो कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। इन्होंने कहा है कि एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसका रेडियस ए है, लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस ए, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज है और रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से। लॉन्ग सिलेंडर, उसके सरफेस पे चार्ज है, और ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं कि जो सिग्मा है वो इसके चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। हालांकि इन्होंने चार्ज लीनियर डेंसिटी दे रखी है, सॉरी क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है आपको, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है। पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट लेंथ। इसके तीन मेथड से आंसर लाने के, या तो इंडक्टेंस मेथड या फ्लक्स मेथड या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। मैग्नेटिक फील्ड निकालना इजी है। अब इसके पीछे का कंसेप्ट हमारा ये है कि जो मूविंग चार्जेस है, किसी भी तरीके का चार्ज, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, कोई भी चार्ज है अगर वो मूव कर रहा है, चाहे वो लीनियर मोशन करे चाहे वो एंगुलर मोशन करे, चार्ज अगर मोशन में है
तो वो एक इक्विवेलेंट करंट मान सकते हैं। अब मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट करंट। और इसका भी एक कंसेप्ट होता था कि अगर चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई चार्ज अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो इक्विवेलेंट करंट होगा, इक्विवेलेंट करंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। और हम करंट पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, जो हम करंट सॉल्व करने जा रहे हैं वो यूनिट लेंथ के करस्पॉन्डिंग, यूनिट लेंथ के इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के में सॉल्ट एग्जांपल्स में भी मिल जाएगा कि चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट करंट। अब इसको करंट का कौन सा सिस्टम माने, सिलेंडर है रोटेट कर रहा और चार्ज पूरे सरफेस पे है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ करंट, बट विच टाइप ऑफ करंट। तो अगर ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, सो हर एक चार्ज लाइक अ करंट है, ऑल दीज चार्जेस आर लाइक करंट्स। जितने भी चार्ज मूव कर रहे हैं दे आर लाइक करंट्स। यहाँ पर करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट, इस तरीके से करंट्स फ्लो कर रही हैं। और ऐसी करंट्स सोलेनाइड्स के थ्रू मान सकते हैं, मतलब इस करंट का एनालॉग सोलेनाइड को मान सकते हैं कि ये एक लॉन्ग सोलेनाइड हो गया। जिस तरीके से करंट्स का फ्लो हो रहा है ऐसा ही तरीका लॉन्ग सोलेनाइड्स में भी होता है। तो मतलब ये सिस्टम एक इक्विवेलेंट सोलेनाइड है, सिस्टम एक इक्विवेलेंट लॉन्ग सोलेनाइड हो गया। और एक लॉन्ग सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनाइड इज म्यू नॉट एन आई। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई करंट, number of turns per unit length, and every number of turns per unit length small n। और हर एक टर्न में करंट कैपिटल आई, विच मीन्स कि n इंटू आई इज करंट इन सिंगल टर्न, करंट इन द सिंगल टर्न आई, और n यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स, विच मीन्स कि n इंटू आई यूनिट लेंथ की करंट है, n इंटू आई टोटल करंट इन द यूनिट लेंथ, n इंटू आई टोटल करंट इन द यूनिट लेंथ, जिसकी वैल्यू निकाली गई लैम्डा इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। So this is mu naught lambda omega divided by 2 pi। ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। और एक बार मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो नाउ वी कैन फाइंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। दिस इज एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, बट क्वेश्चन में यूनिट लेंथ का पूछा है, ये यूनिट वॉल्यूम का निकाला गया है ना, पूछा उन्होंने यूनिट लेंथ का। सो डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय दिस एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर आर इसका रेडियस मान लें तो ये हो गया एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अगर पाई आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये फिर पर यूनिट लेंथ है। एंड यहां से इसका आंसर निकाल सकते हैं कितना है। सर इसमें एरिया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? सॉरी, वही मैं गलती हो रही है, यूनिट वॉल्यूम में एरिया मल्टीप्लाई करना होगा हमें, वो एक्चुअली गलती कर रहे हैं। यूनिट वॉल्यूम में एरिया मल्टीप्लाई करके यूनिट लेंथ आएगा। ठीक, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा।
क्योंकि यूनिट लेंथ का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर बनेगा। ये आंसर बनेगा इसका। तो दो कंसेप्ट के ऊपर हमारा अभी हो गया, एक चार्ज कैसे निकालते हैं, फ्लक्स के चेंज होने पर चार्ज कैसे निकालते हैं, दिस इज वन कंसेप्ट। सेकंड, एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एनर्जी एंड फोर्स, जब एनर्जी निकाल सकते हैं तो फोर्स भी निकाल सकते हैं। दो ये कंसेप्ट हो गए हमारे। मूव कर रहे हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो इसमें कंसेप्ट है वो भी डिस्कस कर ले जल्दी से कि क्या क्या है इसमें। ना इसमें 16 नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं, सॉरी, हाँ थोड़े सर्किट्स वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं। चार्ज एनर्जी दो कंसेप्ट के बाद तीसरा हमारा सर्किट्स। तो 16, 17, 18 एंड 20 ये सब सर्किट्स के क्वेश्चन। इसमें जो 20th नंबर क्वेश्चन है और जो 17th नंबर क्वेश्चन है, 17 एंड 20, ये एक स्पेसिफिक कंसेप्ट के ऊपर है। 17 एंड 20 का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, देखते हैं कि 17 एंड 20 का जो कंसेप्ट है वो चैप्टर में बताया गया है कि इंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी बताई गई है। जो सेल्फ इंडक्टर्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी बताई गई है। जो आइडियल इंडक्टर्स होते हैं, जितने भी आइडियल इंडक्टर्स होंगे, आइडियल सेल्फ इंडक्टर्स का मतलब होता है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। आइडियल सेल्फ इंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि इनका जो फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ एनी आइडियल इंडक्टर मींस विदाउट अ रेजिस्टेंस, it cannot be changed abruptly, it can never change, cannot change abruptly। जिसका मतलब ये है कि आप ऑल ऑफ सडन फ्लक्स को नहीं बदल सकते, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज पॉसिबल नहीं है। इंस्टेंटेनियसली वी कैन नॉट चेंज द फ्लक्स ऑफ एनी आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर मतलब जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है कोई। इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर के अलावा सर्किट में दूसरा रेजिस्टेंस हो सकता है, बट जिस कॉइल में इंडक्टेंस है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यही वाले कंसेप्ट लगाने हैं इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि दो स्विचेस हैं, L1 और L2 दो इंडक्टेंसेस हैं, और एज पर क्वेश्चन पहले स्विच S1 को बंद किया गया, एज पर क्वेश्चन S1 को क्लोज किया गया। S1 के क्लोज करने से यहां पर एक LR सर्किट बन जाएगा, L1 R और बैटरी, सो इट बिकम्स अ DC LR सर्किट। DC LR सर्किट बन गया। DC LR सर्किट में जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली राइज करती है। ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो थी, और उसमें एक चीज बताई गई थी कि जब सर्किट अपने स्टडी स्टेट पर आ जाता है, DC LR सर्किट का जब स्टडी स्टेट आता है, तो व्हेन दिस DC LR सर्किट इज एट स्टडी स्टेट, इंडक्टर एज अ नॉर्मल वायर काम करता है, एज अ नॉर्मल वायर, एंड करंट जो इससे फ्लो करेगी एट स्टडी स्टेट, वो सिंपली हम निकाल सकते हैं E/R। तो ये तो, हालांकि इसमें करंट उन्होंने खुद ही दे रखा है कि I1 है, बट स्टिल I1 की वैल्यू निकालनी होगी तो E/R कर सकते हैं। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि S1 ओपन किया और S2 क्लोज किया। S1 को ओपन कर रहे हैं और S2 को क्लोज कर रहे हैं, और इमीडिएटली पूछा जा रहा है दैट S1 को ओपन करके S2 जब क्लोज करेंगे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियरली बोल रहे हैं वो, द मोमेंट S2 इज क्लोज, जिस मोमेंट पर S2 बंद करेंगे, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर L1 और L2 में क्या करंट जाएगी। ध्यान दें कि जब S2 ओपन है तो L2 में जीरो करंट है, और L1 में करंट है, L2 में नहीं है जब S2 ओपन है। इसको जैसे ही बंद करेंगे, इमीडिएटली
L1 L2 में करंट्स पूछी गई हैं, और ये कंसेप्ट लगाना है आपको, यू कैन नॉट चेंज फ्लक्स इमीडिएटली। जब ये S2 ओपन है, S2 जब ओपन है तो उस समय अगर हम फ्लक्स की बात करें, S2 ओपन है और पूछें कि क्या फ्लक्स है हमारे पास, तो व्हेन S2 ओपन, फ्लक्स इज L1 I1, इतना फ्लक्स है। लेकिन जैसे ही S2 बंद करेंगे, जैसे ही S2 को क्लोज करेंगे, बात मैं इमीडिएटली की कर रहा हूं, क्लोज करने के जिस समय क्लोज कर रहे हैं उस समय की बात हो रही है। उस समय L1 L2 दो इंडक्टर पैरेलल में आ गए, दो इंडक्टर्स पैरेलल में आ गए, तो इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, आइडियल इंडक्टर्स में सीरीज और पैरेलल में वही रूल लगाते हैं जो रेजिस्टेंस में लगाते हैं। S2 को बंद करने पर L1 और L2 दो इंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, just like two resistances in parallel, मल्टीप्लाइड बाय जो नई करंट आएगी इसमें, L इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय द न्यू करंट, ये हमारा फाइनल फ्लक्स है। एंड सिंस फ्लक्स कैन नॉट चेंज सडनली, इन दोनों को बराबर करके नई करंट निकालते हैं। जो नई करंट है वो कितनी आएगी, दोनों फ्लक्स को आपस में इक्वल करके, दोनों फ्लक्स, कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स के बेस पर नया वाला करंट निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो नई वाली करंट हम निकाल रहे हैं, जो न्यू करंट हम निकाल रहे हैं, वो ना तो L1 में है ना तो L2 में है, वो इनके इक्विवेलेंट में है। आप न्यू करंट इन दोनों के इक्विवेलेंट इंडक्टेंस में निकाल रहे हैं। इंडिविजुअली L1 और L2 में कितनी करंट जाएगी, तो ये भी कंसेप्ट रेजिस्टेंस जैसा है। अगर हमें याद हो कि रेजिस्टेंसेस में जब करंट को डिवाइड करना होता है, अगर R1 R2 के दो रेजिस्टेंस है और उनमें अगर कोई करंट बाहर से आकर के डिवाइड हो रही है, तो कितना करंट R1 में जाएगा और कितना करंट R2 में जाएगा, इसका एक तरीका बताया गया। वो एक रेशियो में डिवाइड होता है। रेशियो ऑफ डिवीजन जो होता है, करंट्स के डिवाइड करने का जो रेशियो होता है, वो R2 बाई R1। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड की जाती है। एंड सिमिलरली इंडक्टेंसेस में भी सेम रूल चलता है। इन दोनों में करंट्स कितनी कितनी डिवाइड होंगी, वो इनके इनवर्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगी। तो पहले इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का करंट निकाल लेते हैं, आई न्यू, और इस आई न्यू को L1 और L2 के इनवर्स रेशियो के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे, तो करंट इन द L1 एंड करंट इन द L2 को सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेटली L1 L2 में कितनी करंट आएगी वो निकाल सकते सर इसमें S1 को क्लोज नहीं, मतलब हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं, हैं। क्या क्वेश्चन में चीज? ओपन करने को नहीं दिया। S1 को ओपन करने को दिया नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इमीडिएट तो फ्लक्स बदलना नहीं है। अगर S1 ओपन नहीं भी कर रहे तो भी, आप इसको नहीं भी ओपन कर रहे हो तो भी यहाँ पर फ्लक्स तो कंजर्व कराएंगे ही। तो ये तो एक सेपरेट चीज है ना, इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि इसको बंद किया, खोला, क्या किया, हमने कुछ भी किया। बेसिकली हमने क्या किया है कि S2 को क्लोज करके इंडक्टेंस वेरी कर दिया, फंडामेंटली हमने इंडक्टेंस चेंज की। तो इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस चेंज, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस चेंज विल बी फ्लक्स कंजर्वेशन। अब अगर S1 क्लोज है मान लीजिए, तो अब ये चीज होगी, इसके बाद कहानी ये हो जाएगी, ये इमीडिएट की बात हो रही है ना। इसके बाद अगर S1 क्लोज है अभी, अगर S1 अभी भी क्लोज है, तो क्या होगा, वापस से करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये जो नया वाला करंट है, जो नया वाला करंट होगा, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए अगर उसकी वैल्यू को निकाला जाए कि वो कितना आएगा, तो I1 इंटू L1 प्लस L2 और डिवाइडेड बाय L1,
चेक कर लीजिएगा, शायद यही है। विच मीन्स कि जैसे ही S2 बंद करेंगे करंट इंक्रीज कर जाएगी, सडनली करंट बढ़ जाएगी, I1 से ज्यादा आ रहा है। S2 बंद करेंगे, इमीडिएटली करंट बढ़ गई, फिर वो करंट रिड्यूस होगी। अब जो करंट बढ़ गई है वो वापस एक्सपोनेंशियली कम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब स्टडी स्टेट दोबारा आएगा, फिर से जब स्टडी स्टेट आएगा, इस नए सर्किट में जब स्टडी स्टेट आएगा तो वापस से करंट को E/R होना है। मीन जैसे ही S2 बंद करेंगे जंप होगा करंट में, करंट सडनली जंप करेगी एंड देन एक्सपोनेंशियली डाउन हो जाएगी एंड वापस आ जाएगा। इसी चीज को 20th क्वेश्चन में देखा जा रहा है। इसमें सिर्फ इमीडिएट की बात की है और सेम चीज 20th क्वेश्चन में है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसे करके R2 रेजिस्टेंस दिया गया है और एक EMF दिया गया है जिसकी वैल्यू 18 वोल्ट है, और प्लस एक रेजिस्टेंस R1 और साथ में यहां पर एक इंडक्टर। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जो डेटा है वो नहीं लिखना है कि R1 R2 कितना दिया है, उसको छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा है कि स्विच को पहले बंद किया गया। क्वेश्चन के हिसाब से ये स्विच क्लोज करी गई है और वो t<0 है। t<0 मतलब कि पास्ट है वो। ये स्विच काफी लंबे समय से क्लोज कर दी गई है, काफी लंबे समय तक ये स्विच बंद करके रखी गई है। तो जब काफी लंबे टाइम तक स्विच को बंद करके रखा गया होगा, मतलब सर्किट स्टेडी स्टेट में जा चुका होगा, उस समय अगर करंट्स निकालोगे आप, जब ये स्विच लॉन्ग टाइम से क्लोज है और उस समय पूछा जाए कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, तो इंडक्टर को तो हम एक नॉर्मल वायर मान लेते हैं स्टेडी स्टेट पर, इसको जस्ट लाइक अ वायर। R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, E बैटरी है। सो जो करंट्स फ्लो हो रही होंगी वो R1 वाली ब्रांच में E/R1 और R2 वाली ब्रांच में E/R2, ये करंट्स फ्लो हो रही है। जब सर्किट स्टेडी स्टेट में है तो ये करंट्स है। इंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस समय, क्योंकि वो एक नॉर्मल वायर की तरह काम करता है स्टेडी स्टेट पर। अब उन्होंने कहा है कि अब स्विच को ओपन कर दीजिए। जब स्विच ओपन कर देंगे तो जब ये स्विच ओपन करेंगे उसके बाद पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि जैसे ही स्विच ओपन करोगे यहां पर क्या वोल्टेज आएगा, यहां पर कितना वोल्टेज आएगा। ध्यान देंगे कि स्विच को ओपन करने से पहले, स्विच को ओपन करने से पहले ये काफी लंबे टाइम से क्लोज है। जब लॉन्ग लॉन्ग टाइम से ये क्लोज है तो यहाँ पर जीरो वोल्टेज है। जैसे ही स्विच ओपन करेंगे एक सडन वोल्टेज आएगा यहाँ। वो इंडक्टर की वही प्रॉपर्टी होगी कि ये फ्लक्स में सडन चेंज अलाउ नहीं कर सकता, सडनली फ्लक्स को चेंज कर नहीं सकते हम। इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। तो जैसे ही ये स्विच ओपन करेंगे, सिंस यहां पर फ्लक्स चेंज कर नहीं सकते, यहाँ पर फ्लक्स को चेंज कर नहीं सकते, ये इंडक्टर, मतलब इंडक्टर में ये चीज प्रोहिबिटेड है कि फ्लक्स को आप अचानक से बदल दें। तो इसका मतलब यहाँ पर यही करंट कंटिन्यू रहेगी, इसमें सेम करंट कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब की बार हमने सर्किट में आर को बदला है, एल को नहीं बदला है। स्विच ओपन करने पर R1 और R2 सीरीज में आ जाएंगे,
पिछले एग्जाम्पल में बदला था, इस एग्जाम्पल में बदला। तो क्योंकि एल को तो चेंज कर नहीं रहे हम लोग, और फ्लक्स एल इंटू आई है, फ्लक्स कैन नॉट चेंज, एल वैसे भी चेंज नहीं हुआ है, विच मीन्स कि आई विल नॉट चेंज, यानी कि I1 कंटिन्यू रहेगा, I1 कंटिन्यू रहेगा। ये जो I2 है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही लूप में दो करंट्स पॉसिबल नहीं है। इनमें से कौन सा करंट कंटिन्यू रहेगा वो जानना हमको। तो कंटिन्यू इंडक्टर वाला करंट करेगा, जो इंडक्टर की करंट है वो कंटिन्यू रहेगी, दूसरी करंट खत्म हो जाएगी। मींस जैसे ही स्विच ओपन करेंगे I2 करंट फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, और इसकी जगह पर यही I1 करंट वापस आएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर है, इसमें हम फ्लक्स बदल नहीं सकते। और अब इंडक्टर का पॉइंट्स यहाँ पर ए और बी मान लेना, तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या वोल्टेज आएगा। किरचॉफ रूल के हिसाब से किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस जीरो आना चाहिए। I1 की वजह से R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस, I1 की वजह से R1 का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर यानी कि E, और इसी I1 की वजह से R2 का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 इंटू R2, I1 इंटू R2, I1 इंटू R2 मीन्स E R2 बाय R1। और मान लेते हैं कि यहां पर प्लस माइनस V है, सपोज दैट ये माइनस VL है। किरचॉफ रूल के हिसाब से किसी भी लूप में सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस जीरो आना चाहिए। तो अगर हम इसकी लूप इक्वेशन बनाएं, क्लोज लूप इक्वेशन, तो प्लस से माइनस E, प्लस से माइनस VL, एंड देन प्लस से माइनस E R2 by R1, एंड दिस होल वैल्यू किरचॉफ लॉ के हिसाब से जीरो। ये VL निकालेंगे जो क्लियरली एक नेगेटिव वैल्यू वाली है। VL के नेगेटिव आने का मतलब ये पोलैरिटी हमने गलत मान ली, बिकॉज VL माइनस में इसका मतलब डाउन साइड पॉजिटिव होगा और अप साइड इसका जो है नेगेटिव बनेगा, पोलैरिटी होगी। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, नाउ करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो। इस क्वेश्चन में निकालना है कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या बनेगा। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये निकालने के लिए रिकॉल करें कि जो LR सर्किट होते हैं, पहले बात, अब ये बैटरी सर्किट में नहीं रही, बैटरी हट चुकी है, नॉर्मली इंडक्टर बचा है, दो रेजिस्टेंस बचे हैं, तो ये डिके ऑफ करंट होगा, करंट की ग्रोथ की बजाय करंट डिके होगी, LR सर्किट है। इंडक्टर की करंट इन दो रेजिस्टेंसेस के थ्रू डिके कर जाएगी, एंड डिके वाली इक्वेशन I इक्वल टू आई इनिशियल e टू द पावर माइनस RT बाई एल। अब इसमें जो इनिशियल करंट है वो कौन सा ले हम इसमें से, इनिशियल करंट, इनिशियल मींस जो इंडक्टर में है यानी कि I1, तो इनिशियल करंट यहां पर I1, R मतलब R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेस्ट ऑल अपना आंसर आ जाएगा इसमें। ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगी। एंड अल्टीमेटली होगा ये कि करंट अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी, मतलब फाइनली यहाँ की करंट खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एनर्जी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इंडक्टर की करंट अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी, यानी कि जो एनर्जी थी स्क्वायर वो जीरो हो जाएगी।
इस इक्वेशन के हिसाब से इनफाइनाइट टाइम के बाद कर दो, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की थी वो खत्म हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड की जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ पर कन्वर्ट हो रही होगी, तो जो इंडक्टर में एनर्जी इनिशियली स्टोर थी अल्टीमेटली वो लॉस हो जाएगी एंड वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस में हीट के फॉर्म में चली जाएगी। सो अगर हमें हीट वगैरह कैलकुलेट करना हो कि कितना हीट R1 में है और कितना हीट R2 में है, तो दोनों रेजिस्टेंस की हीट को जब ऐड करेंगे तो ये इसी इंडक्टर की इनिशियल एनर्जी होगा। और अगर पूछा जाए कि इंडिविजुअली R1 और R2 में कितनी हीट है, बिकॉज ये कलेक्टिव है, दोनों को मिला करके कितनी हीट जाएगी, बट सेपरेटली R1 में कितनी हीट गई और सेपरेटली R2 में कितनी हीट गई। तो क्योंकि R1 और R2 इस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हीट या पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट या पावर आर के इनवर्स रेशियो में चलती है, सीरीज में डायरेक्ट रेशियो में। सो H1/S2 R1/R2 समेशन पता है, रेशियो पता है, निकाल सकते हैं कि H1/S2 कितना होगा, सेपरेटली कितनी कितनी हीट आएगी। ऐसे ही हमारा 18th क्वेश्चन भी है। लगभग ईएमआई में जितनी चीजें हैं सब रिवाइज हो गई आपकी ऑलमोस्ट। एटीन्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है। इसमें भी यही काम करा गया है। इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि ये स्विच लॉन्ग टाइम से क्लोज है, इस स्विच को लॉन्ग टाइम से क्लोज करने के बाद ओपन किया जा रहा है। तो फिर से समझ सकते हैं कि क्या होगा। और पूछा क्या गया है, जस्ट आफ्टर द स्विच इज ओपन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। स्विच को जैसे ही खोलेंगे, जैसे ही ये स्विच ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या वोल्टेज आएगी। जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन हाउ मच वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो पहले तो ये देखा जाए कि जब ये स्विच लॉन्ग टाइम से क्लोज है, लंबे समय तक अगर इस स्विच को बंद किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्टडी स्टेट हो चुका है। स्टडी स्टेट हो चुका है मतलब इंडक्टर में जो करंट जा रहा है वो E/R, इतना करंट जा रहा है इसमें। अब अगर स्विच ओपन करते हैं, स्टडी स्टेट पे जाकर के स्विच को ओपन कर देते हैं, मतलब जब ये करंट है एंड अब अगर इस स्विच को ओपन किया तो सेम चीज है, इंडक्टर ऑल ऑफ अ सडन करंट में चेंज लाएगा ही नहीं, सडनली वो करंट चेंज होगी नहीं। यानी कि स्विच ओपन करने के इमीडिएटली बाद, स्विच ओपन करने के जस्ट आफ्टर में यही करंट कंटिन्यू करेंगे, सेम करंट नीचे जाएगी, सेम करंट इधर आएगी एंड ये कैपेसिटर के थ्रू जाएगी, सेम करंट वाया कैपेसिटर। अब पूछा यह गया है कि कितना वोल्टेज आएगा यहाँ पर। सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इमीडिएटली बाद, जैसे ही स्विच ओपन करेंगे इमीडिएटली बाद कैपेसिटर पे क्या वोल्टेज आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा ये भी देखना है कि क्या उस कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज आएगा या नहीं आएगा इमीडिएटली। तो देखिए पहली बात, अब जब स्विच ओपन कर दिया है तो ये एक एलसी सर्किट बन गया, ये हो गया एलसी सर्किट। नाउ इमीडिएटली बाद
एक चीज मिस हो रही है इसमें, सॉरी, एक चीज मिस हो रही है क्या, एक चीज मिस हो रही है हमसे। एक्चुअली ये मिस हो रहा है कि जब ये स्विच लॉन्ग टाइम से क्लोज था, इसका भी पहले आंसर दे दें। जब ये स्विच लॉन्ग टाइम तक क्लोज था, तो क्या कैपेसिटर पे कोई चार्ज रहा होगा या नहीं रहा होगा? जब ये लॉन्ग टाइम तक क्लोज था तो यहाँ पर तो करंट फ्लो कर रही है, स्विच क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम। क्या कोई चार्ज होगा इस पर या नहीं होगा, कैपेसिटर के ऊपर, स्टडी स्टेट पर? स्टडी स्टेट पर कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करता, यहां से जीरो करंट जारी होगी। क्या कोई चार्ज यहाँ होगा या नहीं होगा? स्टडी स्टेट पर इंडक्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होता, स्टडी स्टेट पर यहाँ जीरो वोल्टेज है। लूप इक्वेशन फॉलो करेंगे, ये जो एल और सी का लूप बन रहा है आपका, एल और सी में जो लूप बन रहा है, किरचॉफ के अकॉर्डिंग इस पूरे लूप में सम ऑफ वोल्टेजेस जीरो आना चाहिए, यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जीरो आना चाहिए। इंडक्टर स्टडी स्टेट पर है, ऑलरेडी इसका वोल्टेज जीरो है, दोनों का समेशन किरचॉफ लॉ से जीरो आना चाहिए, विच मीन्स कि इस समय कैपेसिटर पर कोई वोल्टेज नहीं है, नो वोल्टेज ऑन दिस कैपेसिटर। सो जैसे ही ये स्विच ओपन करेंगे, इमीडिएटली द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर will remain zero. Immediately the voltage across capacitor will be zero value. थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन इमीडिएट कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर के कैपेसिटर की अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं। कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता, और इंडक्टर सडन चेंज इन फ्लक्स को अलाउ नहीं करता। किसी भी कैपेसिटर का वोल्टेज सडनली चेंज नहीं कर सकते हम, ऑल ऑफ सडन नहीं बदल सकते, जितना वोल्टेज पहले था अचानक से नहीं बदल सकते। रीजन है उसका, कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू CV। अगर वोल्टेज में सडन चेंज करेंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज, अगर वोल्टेज इंस्टेंटेनियस चेंज होगा तो मतलब चार्ज भी इंस्टेंटेनियसली चेंज कर जाएगा, और अगर चार्ज इंस्टेंटेनियस चेंज हुआ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको करंट कहा गया है, चार्ज इंस्टेंटेनियसली बदल जाएगा। तो इनफाइनाइट करंट, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से इनफाइनाइट करंट आएगी, बिकॉज सडनली चार्ज बदला है, यानी कि जीरो टाइम में चार्ज फ्लो कर गया। जीरो टाइम में जब चार्ज फ्लो करेगा तो इसका मतलब इन्फिनिटी वाली करंट होगी, एंड इनफाइनाइट करंट पॉसिबल नहीं है, किसी भी लूप में किसी भी सर्किट में इनफाइनाइट करंट नहीं आ सकती, क्योंकि करंट को इनफाइनाइट करने के लिए I इक्वल टू NEAVD, फॉर इनफाइनाइट करंट यू नीड इनफाइनाइट स्पीड, और स्पीड ऑफ लाइट को अल्टीमेट स्पीड कहा गया है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से फास्ट कभी नहीं जाएगी। So we can never have infinite current. When we can never have infinite current, we cannot have sudden change in charge, means sudden change in voltage. And that's why answer zero, I guess. सिक्सटीन्थ क्वेश्चन पे भी जल्दी से कर ले। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझाने पहले, जो सिक्सटीन्थ क्वेश्चन का कंसेप्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो सपोज दैट कि एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R है, प्लस उसमें एक बैटरी भी है, और इस सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है, दोनों चीजें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि
पहला केस, अगर ये सर्किट विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कोई, मतलब बी जीरो, नो मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, और इसमें कहा जाए कि करंट निकालिए, तो जब बगैर मैग्नेटिक फील्ड का कोई सर्किट होता है, कोई सर्किट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उसमें करंट निकालने के लिए हम किरचॉफ रूल लगाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा आई इक्वल टू वी बाई आर। अदरवाइज अगर हम किरचॉफ रूल लगाएं तो किरचॉफ रूल यही होता है कि एज पर किरचॉफ रूल ये प्लस माइनस आई आर का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये प्लस माइनस वी, और लूप इक्वेशन जब बनाएंगे तो किरचॉफ की लूप इक्वेशन प्लस से माइनस आई आर क्लॉकवाइज चलने पर, और माइनस से प्लस वी एंड इक्वल टू जीरो, सॉरी माइनस से प्लस है तो माइनस वी, पहले प्लस से माइनस जा रहा है फिर माइनस से प्लस आ रहा है, एंड सो आई इक्वल टू, मतलब ये सिंपल सा आंसर आता है, डायरेक्टली भी आ जाता है। बट किरचॉफ ने अपने लॉ में ये कहा था, जो किरचॉफ था उन्होंने अपने लॉ में ये कहा था कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस बराबर जीरो होना चाहिए, और इसी चीज को फैराडे ने रॉन्ग प्रूफ किया था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही बात रॉन्ग प्रूफ की गई थी कि जो किरचॉफ का लॉ था दैट सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप जीरो, जो किरचॉफ ने जीरो माना था, फैराडे ने उसी को स्टेटमेंट चेंज करके कह दिया था कि यहाँ जीरो नहीं है, इट शुड बी माइनस डी फाई बाई डी टी। एक्चुअली जब किरचॉफ ने लॉ दिया था तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का कंसिडरेशन नहीं लिया था, मतलब किरचॉफ के लॉ में ये एज्यूम किया जाता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, तो अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है तो ठीक है, विदाउट इंड्यूस ईएमएफ सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस जीरो होगा। बट अगर सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रही है, मान लें कोई मैग्नेटिक फील्ड सर्किट से जा रही है एंड वो चेंज भी हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग चेंजिंग है, टाइम का फंक्शन है, दैट मीन्स कि यहाँ पर दो ईएमएफ आ गए, एक ईएमएफ जो बैटरी लगाई है उसका, और एक ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के चेंज होने से जो आएगा। ऐसे में अगर यहाँ पर करंट निकालना हो हमें, इस कंडीशन में अगर करंट फाइंड करना हो हमें, इन दिस कंडीशन अगर पूछा जाए कि इस लूप में क्या करंट फ्लो होगी, तो पहली बात तो हमारे को कंफ्यूजन इस बात पे होगी कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगी। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बिकॉज विदाउट मैग्नेटिक फील्ड बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट आएगा, बट विद मैग्नेटिक फील्ड कंफ्यूजन इस बात पे है कि जो करंट फ्लो होगी उसमें ईएमएफ डोमिनेट कौन सा करेगा, बैटरी का ईएमएफ डोमिनेट करेगा या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंडक्शन होगा वो डोमिनेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ आएगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वो लेंज लॉ के हिसाब से होती है। सो इसको जनरलाइज इस तरह से करा जाता है कि अगर दोनों ईएमएफ आ जाए, मतलब बैटरी का ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ दोनों अगर किसी सर्किट में है, एक सर्किट में अगर दोनों ही ईएमएफ हो, बैटरी और इंड्यूस, तो उसमें करंट निकालने का प्रोसेस क्या रखेंगे। तरीका ये है कि आप उस लूप में करंट की कोई भी डायरेक्शन गेस कर लें, आप इसमें करंट की डायरेक्शन गेस कर लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी मान लीजिए, और गेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि जो हम गेस कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन हो, मतलब हम क्लॉकवाइज करंट मानना चाहें क्लॉकवाइज मान लीजिए, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मानना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना है मुझे, लेट इट इज क्लॉकवाइज, मान लेंगे करंट क्लॉकवाइज है, हम इसमें मतलब कंफर्म नहीं है, माना जा रहा है कि ये क्लॉकवाइज करंट जाएगी। और उसके बाद क्या करना है आपको, जब करंट की डायरेक्शन मान लेंगे उसके बाद समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन द क्लोज लूप, summation of all potential difference in that closed loop, summation of all potential difference in the closed loop will be
माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। और वो जो क्लोज लूप में ट्रेवलिंग करेंगे हम, क्लोज लूप की जो ट्रेवलिंग करेंगे क्लॉक, अब यहां पर कंपल्सन है, करंट हमने जो मानना था मान लिया, अब कंपल्सन है कि आपको ट्रेवल करंट के अकॉर्डिंग करना है। So this is compulsory that travel as per the current. और एक और कंपल्सन है कि जो फ्लक्स निकालोगे, क्योंकि फ्लक्स को निकालने में नॉर्मल की डायरेक्शन देखनी होगी, वो भी करंट के अकॉर्डिंग होगा। करंट के अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल से नॉर्मल की डायरेक्शन देखेंगे, मतलब कि करंट की डायरेक्शन पहले गेस कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी काम करने हैं मेरे को वो सब करंट की डायरेक्शन के बेस पे करना है। ट्रेवलिंग इन द लूप करंट के अकॉर्डिंग, फ्लक्स कैलकुलेशन करंट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने इसमें क्लॉकवाइज करंट माना है, तो उस क्लॉकवाइज करंट के हिसाब से रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस आएगा। ओम्स लॉ पे प्लस एंड माइनस पोलैरिटी देख सकते हो उसकी, रेजिस्टेंस की पोलैरिटी प्लस एंड माइनस की। बैटरी की पोलैरिटी पता है, लूप में ट्रैवलिंग करंट के अकॉर्डिंग करनी है, तो क्लॉकवाइज ट्रैवल करेंगे इसमें। यानी जब इसमें क्लॉकवाइज ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंसेस आई इंटू आर पॉजिटिव में, प्लस आई आर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर माइनस से प्लस माइनस वी, दिस इज सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एंड फाइव। नाउ जो फाइव निकालेंगे, फाइव को निकालने के लिए बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, अगर बी यूनिफॉर्म है तो नाउ थीटा की वैल्यू, जो कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन है, नॉर्मल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के हिसाब से राइट हैंड फिंगर्स को बंद करके देखी जाएगी। करंट के हिसाब से राइट हैंड फिंगर्स बंद करेंगे तो इनसाइड जाएगा, बी भी इनसाइड है। सो इस यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, यहां थीटा 0 डिग्री हुआ। सो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि आई इंटू आर माइनस वी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी इंटू ए। And so I will be capital V minus A dB by dt and whole divided by R, ये इसका आंसर आएगा। अब ये आंसर डिपेंड करेगा पॉजिटिव नेगेटिव की dB by dt क्या दिया जा रहा है आपको, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन से रेट पर चेंज हो रही है। dB by dt के अकॉर्डिंग आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अगर प्लस में आया तो डायरेक्शन सही गेस किया था हमने, माइनस में आया तो डायरेक्शन पलट दीजिए, इसकी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ये इसका कंसेप्ट है। करंट का डायरेक्शन गेस करके किरचॉफ लॉ को मॉडिफाई कर लीजिए, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज नाउ माइनस डी फाइव बाई डी टी। सो यही चीज मुझे करनी है इस क्वेश्चन में। 16th क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं इन्होंने, तीन रेजिस्टेंसेस हैं।
और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिटेड एरिया में, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ये सोलेनोइड्स के थ्रू आ रही है। यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है B1, यहाँ डॉट मैग्नेटिक फील्ड B2, रेडियस R1 और R2। सोलेनोइड्स की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते। R1, R2 और R3 आइडियल सोलेनोइड्स के मैग्नेटिक फील्ड अंदर आती है, बाहर जीरो, सोलेनोइड के आउटसाइड जीरो रहती है। ये लेंथ प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन में, एंड अब करंट निकालने को कह रहे हैं कि करंट्स क्या फ्लो करेंगी। चाहे तो इसमें हम अलग से बैटरी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं कि प्रोसीजर क्या रखेंगे इसमें। पहला काम हमें अपने आप से करंट गेस करना होगा, डायरेक्शंस को गेस करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या होगा। तो हम करंट गेस करेंगे R1 में, लेट इट बी I1। गेस कर लीजिए कि I1 करंट घट जाएगा, और R3 में गेस कर लेते हैं कि I3 जाएगा, या I2 मान लेते हैं। और जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, R2 में करंट आ जाएगा। अगर I1 I2 दो करंट्स माने गए हैं तो R2 में करंट I1 प्लस I2। अब जिस करंट को हमने गेस किया है, तो जिसका अंदाजा लगा रहे हैं कि I1 ऐसे होगा, अब इसके हिसाब से ट्रैवलिंग करें, I1 के हिसाब से इस लूप में ट्रैवल करें। जब I1 के हिसाब से लूप में ट्रैवलिंग करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंसेस R1 के अक्रॉस पॉजिटिव होगा, I1 के साथ चलेंगे। अगर I1 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आए, और I1 के अकॉर्डिंग चलेंगे फिर नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो ये वोल्टेज प्लस R2 का वोल्टेज ना लूप कंप्लीट हो गया, क्लोज लूप हो गया, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और इस लूप में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स B1 की वजह से पास हो रहा है R1 रेडियस के सर्किल में। सो B1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। फ्लक्स का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जिस करंट के हिसाब से लूप को ट्रेवल कर रहे हैं, अब इसी तरीके से अगर अपने राइट हैंड फिंगर्स को बंद करें, अगर ऐसे ही अपने राइट हैंड फिंगर्स को बंद करें तो थंब इनसाइड है, नॉर्मल इनसाइड है, बी भी इनसाइड है, पॉजिटिव फ्लक्स। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। सिमिलर इक्वेशन हम सेकेंड लूप में जाएंगे। सेकेंड लूप में जो ट्रेवलिंग करेंगे वो भी I2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको गेस किया गया। ध्यान दीजिएगा I1 प्लस I2 गेस नहीं है, ये हमारा जंक्शन लॉ है। गेसिंग आपने करी है I2 की, तो नाउ I2 के अकॉर्डिंग, I2 के हिसाब से जब लूप में ट्रेवल करेंगे सेकेंड लूप में, तो I2 इंटू R3, देन I1 प्लस I2 इंटू R2, ऐसे इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फ्लक्स इसमें B2 की वजह से आएगा, साइन ऑफ फ्लक्स करंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल की डायरेक्शन देखेंगे, I2 के हिसाब से नॉर्मल बाहर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, सेम डायरेक्शन आ रहे हैं, प्लस ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेगी,
इनको सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि I1 I2 की क्या वैल्यूज आएंगी। तो ये बेसिकली आपको बताया गया है हाउ टू यूज किरचॉफ लॉ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड 0 आता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड -d∅dt। किरचॉफ लॉ विथ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद जो इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो ईएमएफ के इंड्यूस ईएमएफ को कैलकुलेट करने के ऊपर। डिफरेंट टाइप के केसेस में ईएमएफ का इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हैं, मतलब फैराडेज लॉ कैसे यूज करते हैं। तो अभी शीट में हमको नया क्वेश्चन नहीं देंगे, कल हम क्लास रख करके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं दोनों शीट्स के 10th और 11th के, वो रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बैलेंस है वो कल डिस्कस कर जाएंगे। आफ्टरनून में 1 घंटे की क्लास रखेंगे उसमें। ठीक है सर वो एक एलसी सर्किट का डाउट पूछना था।